वेलकम बैक जी। आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। और प्रोग्राम का जो सेगमेंट है ये बड़ा ही ख़ास है और उसकी वजह क्या है, क्योंकि हम इसमें बात करते हैं आपके नफ्सियात से जुड़े मामलात और मसाइल पर। वैसे ये प्रोग्राम हमने कुछ ऐसा तरतीब दिया है कि इसमें दो सेगमेंट होते हैं। पहले सेगमेंट में तो हम कुछ मुआशी मामलात हों, सियासी मामलात हों, समाजी मामलात हों, इस तरह के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। और दूसरा जो हमारा सेगमेंट होता है उसमें हम बात करते हैं आपके सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर। तो मुख्तलिफ डॉक्टर्स, हुक्मा, तबीब वगैरह हम यहाँ पर वक्तन फ़वक्तन उनको मदऊ करते हैं और फिर उनसे गुफ्तगू की जाती है। बहरहाल ये जो आज जुमे का रोज़ होता है इसका ये दूसरा सेगमेंट, इसमें बात होती है आपकी सेहत के हवाले से और ख़ास तौर पर आपकी नफ्सियात के हवाले से मसाइल पर। उसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है ये भी सुन लीजिए कि जैसे बहुत सारी बीमारियां अगर किसी को लाक होती हैं या किसी भी अगर वो मरज़ में मुब्तला होता है तो वो डॉक्टर से रुजू करता है, लेकिन अलमिया ये है कि जब नफ्सियात के साथ कोई मसला होता है, सोचने समझने में अगर कोई दुश्वारी है, किसी किस्म का तनाव है या और कोई मसला है, बहुत ज़्यादा जल्दी जज्बाती हो जाना, गुस्सा आ जाना या इस तरह और बहुत सारी चीज़ें अगर उसके साथ होती हैं, महसूस होती हैं, तो उसके लिए वो कुछ नहीं करता क्योंकि उसके लिए नफ्सियात के डॉक्टर से रुजू करना पड़ता है। और हमारे यहाँ बड़ा मायूब समझा जाता है बल्कि बड़े सारे ममालिक में अभी भी ये कल्चर है कि अगर आप नफ्सियात के डॉक्टर से रुजू करेंगे तो शायद ये ख्याल किया जाता है कि पागलपन का शिकार है। ये प्रोग्राम या सेगमेंट करने का मकसद यही है कि आपको ये बात समझाई जाए कि नफ्सियात से जुड़ा कोई भी मामला पागलपन नहीं हो सकता है। यकीनन एक आध कोई ऐसा मामला हो सकता है या कोई केस हो सकता है जो वाकई इसका शिकार हो, लेकिन उसको भी इलाज मुमकिन है। तो पहले इस चीज़ को समझ लीजिए जनाब। इन्हीं मामलात पर गुफ्तगू करते हैं, मुख्तलिफ नफ्सियाती मसाइल के हवाले से बात करते हैं और आपके सवालात हम तक पहुँचते हैं। और शुक्र है आप सवालात लोग कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि ये जो अगर ये जो कैफियत हमारे साथ होती हैं, बड़ी तेज़ी से हमारे अंदर तब्दीलियाँ रूनमा हो रही हैं, इसकी क्या वजूहात हैं और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, तो इन मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर शफीक यासीन माहिर नफ्सियात हैं और शहर कराची में एक बड़ा नफ्सियात का जो ये मरकज़ चला भी रहे हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ नफ्सियात के जो अमराज में मुब्तला लोग हैं या नशे में मुब्तला जो लोग हैं, ज़ाहिर है उनकी भी नफ्सियात मुतासर होती है, तो उनका भी इलाज यहाँ पर हो रहा है। डॉक्टर शफीक यासीन को वेलकम करूँगा। डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में आते हैं। और जैसे मैंने कहा कि अब शुक्र है कि लोगों के सवालात आना जो है वो शुरू हो गए, अब लोग पूछना उन्होंने शुरू कर दिया। पहले तो एक वक्त ऐसा था कि वो प्रोग्राम देखते ज़रूर थे लेकिन उस पर खामोशी इख्तियार करते थे कि अगर सवाल पूछेंगे तो पता नहीं ऐसा महसूस होगा कि शायद हमें ये पागलपन में जो है वो शुमार किया जा रहा है या हम पागलपन का शिकार हैं। बहरहाल डॉक्टर साहब, बहुत सारे सवालात, बड़े इंटरेस्टिंग लोग आते हैं, सवालात भेजते हैं और मैं इस वक्त ज़्यादा फ़िक्रमंद इस वजह से हूँ कि जो यंगस्टर्स हैं वो ज़्यादा क्वेश्चंस भेज रहे हैं। ज़्यादातर जो एंजाइटी के मामलात हैं वो मुझे समझ में आ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम है क्या, इसको कैसे ओवरकम किया जाए। एक बड़ा अच्छा सवाल एक शख्स ने मुझसे ये किया, वो भी यंग ही है, कि क्या ये मुआशी जो कैफियत है, इकनॉमिक सिचुएशन ही क्या आज ही ऐसी हुई है, पहले भी यकीनन इस तरह के चैलेंजेस हुआ करते होंगे, उस वक्त कैसे कूप अप करते थे, कैसे इन तमाम चीज़ों को जो है वो ओवरकम किया जाता था, क्या उस वक्त भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती थी, इसको कैसे ठीक किया जाए। मैं चाहूँगा ज़रा यहाँ से आज गुफ्तगू को आगाज़ करें जी। ये बहुत अच्छा सवाल है जिसने भी किया है यासिर। क्योंकि अप्स एंड डाउन्स माशी हालात के हवाले से दुनिया में आते रहे हैं। पहली बिल्कुल। जंग वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर यस। टू, बल्कि अभी तो कुछ भी नहीं है, इससे बड़े बड़े जो है ना इश्यूज दुनिया ने फेस किए हैं। तो क्या उस वक्त भी नफ्सियात के मसले होंगे? बिल्कुल। इज ए कॉफ़ी। एंड थैंक यू सो मच यासिर, थैंक यू, जी। थैंक यू। तो डेफिनेटली होंगे। फ़र्क क्या है? फ़र्क अवेयरनेस का है। राइट। एक तो ये साइकाइट्री उस वक्त इतनी एग्जिस्ट करती भी नहीं थी। ठीक है, साइकाइट्री को हो सकता है कि 200 इयर्स या 150 इयर्स हो गए होंगे, कुछ डेफिनेशंस आ गई थी, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है जहाँ तक दवाइयों का ताल्लुक है, ये गोज़ बैक टू 1940s 50s 60s, जब बिल्कुल स्टार्ट में ओरिजिन हुआ कुछ ट्रीटमेंट का, और फिर देखा जाए तो ये इसमें 100 साल भी नहीं हुए हैं। राइट। तो और फिर जब ये स्टार्ट हुआ तो उस वक्त तो बिल्कुल भी अवेयरनेस ज़ीरो के करीब थी, देखा जाए तो लोग चाहते हुए भी नहीं अप्रोच करते थे कि कोई साइकाट्रिस्ट के पास जाएं, या समझते थे कि ये नफ्सियात के मसले हैं भी। उनको इसी तरह डील किया जाता था जैसे आजकल किया जाता है कि कोई रूहानी मसला है या स्पिरिचुअल कोई मसला है, या फिर बाहर यहाँ पर अगर जिन भूत है तो बाहर भी इस तरह के पुराने ख्यालात हुआ करते थे अंग्रेज़ों में, जो कि आपको आजकल की मूवीज़ में भी कभी कभी जी नज़र आ जाते जी। हैं, पुरानी मूवीज़ में। तो वो भी पहले बहुत पीछे थे।
लेकिन यही होप है मेरी, क्योंकि जब वो पीछे थे वो इतने आगे आ सकते हैं विद इन सच ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मैं समझता हूँ अगर दुनिया की शुरुआत देखते हैं इंसानियत की और अभी तक, तो बहुत लंबा अरसा गुजर गया है, और उसके मुकाबले में पिछले 100-200 साल कोई मायने नहीं रखते। लेकिन मायने रखते हैं तो इसलिए कि जो साइंटिफिक चेंजेस आए हैं, जो तरक्की पिछले 200 साल 150 साल में दुनिया ने की है इन टर्म्स ऑफ मेडिकल रिसर्च है, साइंस है, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी है, आईटी है, कंप्यूटर है, गाड़ियाँ नहीं थी, एरोप्लेन्स नहीं थे, सफ़र करना बड़ा मुश्किल होता था। तो ये तो हमारे हाथ में छोटा सा मोबाइल फ़ोन है जिससे आप यहाँ से अमेरिका में बात कर सकते हैं। यही चीज़ अगर आप 150 साल 200 साल पहले किसी को दिखाते तो कहते ही जादू है। एग्जैक्टली, बिल्कुल जादू ही समझते जादू ही हैं उसको, समझते। बिल्कुल। तो ये भी यही है, आज से अगर 50 साल आगे ही चलेंगे ना, 40-50 साल आगे के पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ लोग हंसेंगे ये सोच के कि क्या पाकिस्तान में ऐसा होता था जी। कि लोग जिन्हों के बहुत समझते थे और इस तरह जो है ना दम कराने जाते थे, और इस तरह जो है ना। और मैं ये नहीं कह रहा कि जिन एग्जिस्ट नहीं करते, ये कुरान में मौजूद है, और जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो शायद कह रहे हों कि डॉक्टर साहब अगेंस्ट रिलीजन बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जी। लेकिन मैं नहीं समझता कि जिस तादाद में हम समझते हैं कि जिन्होंने इंसान पे कब्ज़ा कर लिया है, और जिस तरह से वो नेगेटिव इमेज है जिनों की, मेरा नहीं ख्याल कि जिन इतने नेगेटिव होते हैं, जो बिल्कुल मुझे ठीक है। अंदाज़ा है कि वो खामोशी में रहना पसंद करते हैं, दूर रहना पसंद करते हैं, इंसानों को तंग नहीं करते हैं। बिल्कुल। तो ये जो हमारा इमेज है कि जो नफ्सियात के मसलों को हम उन चीज़ों से रिलेट कर देते हैं जिनसे इनका रिलेशनशिप नहीं है, जी। ये गलत है। बिल्कुल सही। ये गलत है। ये न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस है दिमाग में, ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है। इवन एमआरआई चेंजेस में प्रूवन है, जहाँ साइंटिफिक रिसर्च हो रही है प्री फ्रंटल एरियाज में, हिप्पोकैम्पल एरियाज में, सिंगुलेट कायरस में, जो आपको नज़र आ जाती है कि फ्रंटल और प्री फ्रंटल लोब में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है, न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंसेस आ जाते हैं। तो जब आपके पास एक साइंटिफिक एविडेंस है, और प्लस इन न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं, जैसे सेरोटोनिन बेस्ड दवाइयाँ हैं, या नॉरएड्रेनालिन बेस्ड दवाइयाँ हैं, या डोपामीन बेस्ड दवाइयाँ हैं, उससे इम्प्रूवमेंट आ जाती है। तो देन आपको साफ नज़र आता है कि आपके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। पेशेंट्स 12-12, 10-10 साल पुराने पेशेंट्स जो इतनी लंबी बीमारी से गुजर के आते हैं, अगर उनको 2-3 महीने दिए जाएं प्रॉपर ट्रीटमेंट, और बिल्कुल तकरीबन 80 से 90% पेशेंट ठीक हो जाएं, तो क्या ये एक कामयाबी नहीं है? आप ये ना देखें शायद 5-7% लोग या 10% लोग ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट होते हैं, उनको ठीक करना मुश्किल हो जाता है, ख़ास तौर पे वो परसेंटेज यासिर जो कि ख़ानदान की वजह से, दोस्तों की वजह से, या अपनी वजह से इलाज नहीं लेते। जी। उनके अंदर प्रोग्नोसिस या उनका ठीक होने का परसेंटेज थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन अर्लियर जितनी जल्दी आप इलाज करवाएं, उतना चांसेस बेहतर हैं कि आप ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब जिस तरह के वाक़यात मैं अभी देख रहा था, बड़ी अजीब सी बात है कि पहले भी यकीनन इस तरह के वाक़यात होते होंगे, लेकिन अभी तो बड़े फ्रीक्वेंटली इस तरह के केसेस सामने आ रहा है। बड़े हीनियस क्राइम्स जो हैं वो अभी देखने को मिल रहे हैं। अभी रिसेंटली कल ही की स्टोरी आज सुबह भी चल रही थी, बड़ी दर्दनाक कहानी कि वो फैमिली ने उठा के एक लड़की को जो है वो इतना कोल्ड ब्लडेडली उसका मर्डर किया, और उसके बाद उसको वो किया कि मैं इसका तस्करा भी इस वक्त नहीं कर सकता। फिर इसी तरह के और बहुत सारे वाक़यात हो रहे हैं। ये किस तरफ निशानदही करते हैं? आप क्या समझते हैं? क्या ये लैक ऑफ एजुकेशन है या क्या है सिलसिला? वेस्ट में भी होते हैं, सब जगह इस तरह के क्राइम्स होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। क्या चीज़ है डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि किस एंड पे काम करने की ज़रूरत है? क्योंकि यहाँ तो जो केसेस में ख़वातीन इन्वॉल्व हैं, तो ये तो बड़ी अजीब बात है कि उनके अंदर तो बड़े पेशेंस भी होते हैं, सब कुछ होते हैं। क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब? ये थोड़ा सा हो जाएगा कि हमारी सोसाइटी में क्या कुछ हो रहा है। व्हाट डू यू थिंक? हमारी सोसाइटी बड़ी अजीब और गरीब तरफ निकलती जा रही है अनफॉर्चुनेटली। कुछ तो मैं समझता हूँ ये सेकेंडरी डिलूजन्स हैं, नॉट प्राइमरी जी। डिलूजन्स। जी। क्योंकि आप बहुत से लोगों से एक चीज़ सुनते हैं ना, और बार बार सुनते हैं, उस पर आपको यकीन होना शुरू हो जाता यस। है। आप एक बना लेते हैं अपना फेथ या ईमान, या कि भाई ये सही है और वो गलत है। हम इतने ओपन माइंडेड नहीं हैं जितना हमें होना चाहिए, हम इतने फ्लेक्सिबल नहीं हैं जितना हमें होना चाहिए। अभी बात थोड़ी देर पहले प्रोग्राम शुरू करने से पहले हो रही थी कि क्या आप बड़ों की बात सुनते हैं, या लोगों की बात सुन के उस पर अमल करते हैं, या सोचते हैं कि मैं ही ठीक हूँ, कोई दूसरा जी। गलत है। जी। बात ये कि अगर आपका स्पंज पहले से पानी से भरा हुआ है,
तो वो और अब्जॉर्ब नहीं नहीं करेगा। करेगा। और हमारे माशरे में ये बहुत है कि हम ये सोचने लगते हैं कि जितना हमें मालूम है वो काफ़ी है, काफ़ी। और जो हम सोच रहे हैं वही सही है। हम्म। और ये सबसे बड़ी गलती है। बाकी मुल्कों में ऐसा नहीं होता, दे आर वेरी ओपन माइंडेड। जी। कोई नई चीज़ आती है, कोई नई रिसर्च आती है, कोई नई चीज़ वो देखते हैं, उसको पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, हम्म। कंपेयर करते हैं, और अगर देखते हैं कि हाँ ये बेहतर है, उसे अपनाने की कोशिश भी करते हैं, बिल्कुल और ठीक है। फिर देखते हैं कि हाँ वाकई इससे फ़र्क पड़ा है, फ़ायदा हुआ है। तो ये दिस इज़ व्हाट वी कॉल ऑडिट एज वेल। बिल्कुल देखा ठीक है। है, ऑडिट ही का तरीका ये है कि आप अपनी एग्जैक्टली। पुरानी प्रैक्टिसेस को देखें, हम्म। उसका ऑडिट करें, उसका डेटा कलेक्ट करें, हम्म। देखें उससे आउटकम्स क्या आ रहे हम्म। हैं, नतीजा क्या आ रहा है। फिर एक नई चीज़ को देखें कि शायद ये एक बेहतर तरीका है इस चीज़ को करने का, हम्म। फिर उसको इम्प्लीमेंट करें। फिर आए एक 6 महीने के बाद या कुछ अरसे के बाद आप उसको फिर डेटा कलेक्ट करें और देखें क्या इस दफ़ा परफॉर्मेंस बेहतर है, हम्म। हम्म। रिजल्ट्स बेहतर है, आउटकम्स बेहतर हैं। हम्म। तो हम में ये चीज़ एज एन इंडिविजुअल नहीं है कि हम अपना सेल्फ ऑडिट भी करें। एग्जैक्टली। बिल्कुल सही है। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये तो हमारे दीन में भी है, हमें ये बताया जाता है कि हमने अपना मुहासबा करना है, अपनी अकाउंटेबिलिटी करनी है। और अगर ये नहीं करेंगे तो फिर यही मामलात हैं जो हमारे सामने आते जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो उसको समझना ज़रूरी है। फिर एक अब एक और बड़ा इशू जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रहा है वो है सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। अब मेरे पास कुछ लोगों ने क्वेश्चंस भेजे कि हम जिस इदारे में भी जा रहे हैं, जिस जगह भी देख रहे हैं, वहाँ पर ये लोगों को जो है बड़ी इनसिक्योरिटी होती जा रही है कि जिस तरह से इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो वर्स हो रही है, जॉब्स लोगों की इनसिक्योर हो गई हैं, उनका वर्क प्लेस के ऊपर भी वो वहाँ पे होते हुए भी प्रेजेंट नहीं है। फिर घर में आकर अब बहुत सारे से इशू जो हैं वो इसकी वजह से हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, और इसकी वजह से फैमिलीज जो हैं वो बड़ी ज़्यादा इससे मुतासर हो रही हैं। व्हाट डू यू थिंक डॉक्टर साहब, इसके लिए क्या करने की ज़रूरत है? इसको कैसे इससे अपने आप को बचाया जाए? और क्योंकि जिस तरह पे हमारे यहाँ कल्चर है, अब टीवी चैनल्स के अंदर ही आप देख लें, आप जाते हैं पूरी पूरी टीम्स को एक साथ फारिग कर देते हैं। अभी एक चैनल के अंदर मुझे पता चला कि जी वो पता नहीं 50 एक लोगों को एक साथ जो है वो फायर कर दिया गया। तो ये तो बड़ी सिचुएशन क्रिटिकल हो गई है। कैसे इससे अपने आप को महफूज रखें? देखिए, सिक्योरिटीज़ का होना नॉर्मल है, हम्म। मैं समझता हूँ, क्योंकि जहाँ पर फ्यूचर जो है थोड़ा सा आपको लगेगा कि मुश्किलात आ रही हैं और जो चीज़ें आप इजीली पहले कर सकते थे अब उनको करना मुश्किल है, राइट। तो डेफिनेटली इंसान परेशान हो जाता है। ठीक है। डे टू डे अगर नॉर्मल ग्रॉसरीज, पेट्रोल और आम चीज़ों की प्राइसेस बढ़ेंगी, हम्म। या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगी जहाँ पे आपको मेन कमाना है, हम्म। या इन्फ्लेशन इतना बढ़ जाएगा कि आप उसको कवर नहीं कर पा रहे हैं अपने अखराजात को, तो डेफिनेटली एक आम इंसान पे तो प्रेशर पड़ेगा और इनसिक्योर होगा। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप हाथ पांव छोड़ दें और बिल्कुल ही नाउमीद हो जाएं। राइट। देखिए, पूरी दुनिया में इस वक्त, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, मैं समझता पूरी दुनिया में इस वक्त इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, क्राइसिस आ रहे हैं, तो पाकिस्तान अकेला नहीं है। राइट। हमें लगता है कि हम अकेले हैं, जी। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं पिछले साल यूरोप से होके आया, वो बड़े परेशान थे, वहाँ पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, वहाँ पे सेविंग कम हो रही है, वहाँ पर गैस और बिजली के बिल्स बढ़ रहे हैं। पोर्चुगल की बात कर रहा हूँ, आइलैंड की बात कर रहा हूँ, अभी मैं ऑस्ट्रेलिया से होके आया जी। ये 4-5 महीने पहले ही, वहाँ पे भी लोग थोड़े परेशान हैं। तो बात यह है कि ये सिर्फ हमारा अकेले का मसला नहीं है। जैसे जैसे ये इश्यूज बढ़ रहे हैं, जो कह सकते हैं कि इकोनॉमिकल वॉर चल रही है इस वक्त दुनिया में, उसने बहुत से मुल्कों को सप्रेस कर दिया है या परेशान करके रखा है। तो करना सिर्फ ये है कि वी नीड टू चेंज आवर पाथ, और हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के थ्रू ये देखना है कि करंट उसमें हम क्या बेहतर इकदाम कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल के अपने मामलों को डील कर सकें। राइट। राइट। हाँ, तो उसमें ये बहुत से कॉमन चीज़ें आती हैं कि अगर वो काम नहीं है तो क्या छोटा सा बिजनेस खुद कर सकते हैं। अब कोविड में क्या हुआ था, कई लोगों ने परेशानियों में कई जॉबें छोड़ दी थी, बाद में उन्होंने टेक अवे के मसले, मतलब ये सब शुरू कर दिए थे। कई तो पढ़े लिखे लोगों ने टेक अवेज वगैरह का काम बिल्कुल। शुरू कर दिया था। तो एक अपॉर्चुनिटी ख़त्म हुई, लेकिन दूसरे दरवाजे ओपन हो गए, तो उन्होंने उस पर जाके कवर कर लिया। तो आपको ये ज़रूर देखना है कि जब एक मुश्किल आती है तो कुछ दरवाजे ज़रूर बंद हो जाते हैं, लेकिन कई दरवाजे खुल भी जाते खुल हैं। भी जाते हैं। तो एग्जैक्टली। फिर ये भी करना है कि आपको अपनी चादर को देख के पाँव फैलाना है, अपने अखराजात को कम करना है, ये देखा देखी नहीं करनी, शो ऑफ नहीं करना। क्योंकि कई दफ़ा ये होता है कि हम
शो करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास ज़्यादा है, उतना नहीं होता, हम्म, या फिर हम compete कर रहे होते हैं, और कंपैरिजन जो है ना बड़ी बहुत ही नेगेटिव चीज़ है। हम्म, आपको अपने ही आप में सर्वाइवल का मसला है, तो आप क्यों ये परेशान होते हैं कि मुझे किससे कंपेयर करके क्या दिखाना है। एग्जैक्टली। तो अपने अखराजात को कम करना बड़ा ज़रूरी है। फिर अगर एक दो इंसान ऐसे हैं घर में जो काम कर सकते हैं, तो उनको भी चाहिए कि थोड़ा इनिशिएटिव ले और काम करने की कोशिश करें, ताकि वो भी उस वर्कफोर्स का हिस्सा बन सके जो कि इकोनॉमिकली सपोर्टिव हो फैमिली के लिए। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह की कुछ चेंजेस ला के ज़रूर इनसिक्योरिटीज़ को कम किया जा सकता है, मैं समझता हूँ। ऑलराइट। डॉक्टर साहब, अब एक क्वेश्चन जो आया वो सुसाइड्स के हवाले से आया है, और एक केस के बारे में बताया गया है कि वो जो सब्जेक्ट है सीम्स प्रीटी नॉर्मल, सारी एक्टिविटीज़ बड़े नॉर्मल तरीके से हैं, बट 2 या 3 अटैम्प्ट्स उन्होंने इस तरह की हैं। तो फैमिली ये सवाल करती है कि ऐसे केसेस में क्या किया जाए कि जो बज़ाहिर शख्स बिल्कुल सही नज़र आ रहा है, उसके साथ कोई फिज़िकल या कोई ऐसी मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, और लोगों से मिलना, इंटरेक्शन में भी नॉर्मल नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन उसके बावजूद ये अटैम्प्ट्स उनके लिए जो है उसको ज़रा डायग्नोस करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे केस के लिए क्या कहा जा सकता है, या क्या वजह बन सकती है, ये मैं चाहूँगा ज़रा इस पर बता दें। खतरनाक होता है ये, इसलिए कि इस मास डिप्रेशन जिसे हम कहते हैं ना, कि ऊपर से एक मास्क पहना हुआ है कि वो खुश है, लोगों से मिल रहा है, वो अपेरेंटली इंटेलिजेंट हाई फंक्शनिंग भी हो सकता है, और लेकिन फिर सुसाइड रिस्क उनमें होता है। कुछ केसेस में ये डीप रूटेड होता है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा अचानक से जो है ना एक डिप्रेशन का फेज़ आ जाता है, जो कि हो सकता है कोई नॉर्मल जा रहे हैं और अचानक से फेज़ आ जाए, जिस फेज़ में जो है ना वो इतने ज़्यादा सुइसाइडल हो जाएं कि उसमें एक्ट कर सकें। तो इस केसेस में दो चार पॉसिबिलिटीज़ मुझे एज वी स्पीक नज़र आ रही है। तो एक तो ये कि डिप्रेशन है तो बहुत सीवियर, लेकिन वो प्रेजेंट कर रहा है कि वो इतना डिप्रेस नहीं है। दूसरा हो सकता है कि बाइपोलर टाइप 2 का पेशेंट हो, जिसमें वो शायद अच्छा फंक्शन करता हो, इवन हाइपोमेनिक स्टेट में भी वो बहुत खुश रहता हो, लेकिन अचानक से मूड स्विंग्स हों और वो डिप्रेशन में चला जाए, और वो फेज़ शॉर्ट हो, लेकिन जब भी ऐसा फेज़ आता है तो फिर वो सुसाइडल हो सकता है। कुछ केसेस में ड्रग्स इन्वॉल्व होती हैं, और ड्रग्स में ये होता है कि वो ड्रग्स अगर रेगुलरली ले रहा है और हैप्पी नज़र आ रहा है, लेकिन ड्रग्स की वजह से जो न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस आते हैं वो इंसान को डीप डिप्रेशन में ले जाते हैं, और वो डिप्रेशन जो है वो फिर सुसाइड रिस्क बन सकता है। इवन ट्रिप्स होते हैं ड्रग्स के, ट्रिप्स में ये होता है कि हैप्पी ट्रिप्स होते हैं, और कुछ होते हैं जो बहुत डिप्रेसिव ट्रिप्स होते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने ड्रग्स लेते हुए ड्यूरिंग ड्रग्स ड्रग यूज़ जो है वो अगर ऐसे ट्रिप में एंटर हो जाए, ऐसे फेज में एंटर हो जाए जो डिप्रेशन की तरफ, बहुत ज़्यादा सीवियर डिप्रेशन की तरफ जाए, तो वो भी सुसाइड रिस्क हाई होता है। अल्कोहल अब्यूज़ में बड़ा कॉमन है। एग्जैक्टली। अच्छा, अल्कोहल अब्यूज़ जो है ना बिल्कुल इसी तरह जैसे पैराशूट जंपिंग है, इनमें क्या कॉमन है कि जैसे पैराशूट जंप करके कोई जैसे ही उतरता है, टच करता है, लैंड करता है, कि यूफोरिक फीलिंग होती है, बहुत हैप्पी मेनिक फीलिंग होती है कि मैं कुछ अचीव किया, और बड़ा यस। खुश फील करता है फॉर अप टू जो है ना फ्यू डेज। उसके बाद फॉर फ्यू वीक्स वो सब क्लिनिकल डिप्रेशन में चले जाता है, और ये प्रूवन है सब पैराशूट जंपिंग में। अल्कोहल अब्यूज़ में भी इसी तरह है कि जब अल्कोहल यूटिलाइज की जाती है ना फॉर फ्यू आवर्स, तो बड़ा अच्छा लगता है, मैं सुकून में हूँ, बहुत हैप्पी हूँ, हर चीज़ बेहतर लग रही है, खुश लग रहा है। लेकिन इट इज़ लाइक फिर उसके बाद जब दूसरा फेज़ आता है तो वो डिप्रेशन में एंटर होता है, और उस डिप्रेसिव फेज़ के अंदर वो कुछ दिनों से, कुछ वीक्स, और इवन सम केसेस में मेरे पेशेंट थे ऑस्ट्रेलिया में जो फ्यू मंथ्स तक डिप्रेशन में चले गए थे। तो ये बड़ा होता है कि अल्कोहल यूज़ के साथ भी डिप्रेसिव फेजेस आते हैं, और उसमें भी सुसाइड रिस्क फिर बढ़ जाता बढ़ है। जाता है, बिल्कुल एग्जैक्टली। और उसको लोग ओवरकम करने के लिए फिर कंजम्पशन बढ़ाते हैं, ये बड़ी ख़तरनाक एक चीज़ है। डॉक्टर साहब, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था, मैं सोच रहा था इसके ऊपर बड़ी तफसील से गुफ्तगू करूं, लेकिन चलें वो क्वेश्चन की शक्ल में आ गया। हमारे यहाँ बच्चों की अपब्रिंगिंग इस तरह की जाती है कि उनको कहा जाता है जी अकेले कमरे में नहीं जाओ, कोई आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। एक बड़े पढ़े लिखे और समझदार आदमी ने कहा कि मुझे इस तरह से वो ट्रेन किया गया कि मैं अब गो के पूरा एक आदमी हूँ, मेच्योर हूँ, सब कुछ हूँ, बट स्टिल वो फीलिंग मेरे अंदर से नहीं जाती कि मुझे अगर कहीं जाना हो अकेले किसी जगह पर जहाँ पे कोई ना हो, तो मुझे किसी को साथ ले जाना पड़ता है, और ये मेरे लिए बड़ा एम्बैरेसिंग होता है, मैं इसको नहीं एक्सप्रेस कर पाता कि कहीं मुझे अगर भेज दिया जाए ऐसी जगह पे जहाँ मुझे अकेले काम करना पड़ेगा, या कहते हैं अगर मैं ऑफिस में भी हूँ अगर सब चले जाएंगे तो इवेंचुअली फिर मैं वहाँ नहीं बैठ सकता, मुझे
भागना होता है फिर वहाँ से। ये बड़ी मेच्योर हो गई ये चीज़, कैसे इसको ओवरकम किया जाए? देखिए, माँ बाप का फ़र्ज़ है कि बच्चों को कॉन्फिडेंस के साथ ब्रॉटअप करें, उनको अच्छी बातें ज़रूर बताएं, उनको तरबियत अच्छी दें। इस तरह की बातें जो होती हैं ना, वो एक फोबिया क्रिएट कर देती जी। है, एक डर क्रिएट कर देती है। उस वक्त तो माँ बाप को लगता है डर के बाद वजह से वो बच्चे जल्दी सो गए या बैठ गए, बाहर नहीं भाग रहे हैं, जी। उनको एक कंटेन करना है उनको किसी जगह पे। तो कहते हैं कोई आ जाएगा तो मैं मारेगा, या कोई जिन है या भूत है तो वो तुम्हें पकड़ लेगा, तो इधर आ जाओ, दूसरी जगह नहीं जाओ। लेकिन बच्चों में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे जब एक चीज़ सीख लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, उसको डी लर्न करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में बैठ जाता है ना, तो फिर उससे वो बाहर नहीं निकलते। अब ये तो बड़ा मसला बता रहे हैं, लेकिन आमतौर पर देखें, आप किसी परिंदे को, किसी छोटे से परिंदे को, चाहे चिड़िया हो या नाजुक सी, जिस जो कोई बिल्कुल खतरनाक भी नहीं है, किसी के ऊपर रख दें तो डर कैसे छलांग लगाएगा जैसे पता नहीं मुझे खा जाएगा, वो शेर का जी। बच्चा है। जी, तो ऐसा एक ही है। हमारी सोसाइटी में खौफ है चीज़ों से और जानवरों से, या तो वो क्यों है? अब मैं तो ऑस्ट्रेलिया में तो लोग हंसते थे, अब पाकिस्तानी जब वहाँ जाते हैं और किसी जगह पे किसी ऑस्ट्रेलियन के घर पे चले गए, और ये मैं अपनी फैमिली की बात भी कर रहा हूँ, तो वो जी शुरू शुरू की बात है किसी, और हर ऑस्ट्रेलियन घर में कोई ना कोई जो है ना अजीब व गरीब चीज़ आपको नज़र आएगी। कोई इतने बड़े बड़े क्रिकेट पाल रहा है, कोई पेंचुला सांप किसी के पास गर्दन में है। लटका के फिर रहा है। उनके एग्जैक्टली। लिए बड़ी चीज़ें कॉमन हैं। वो तो अगर अपने गार्डन में कोई सांप वाप भी देख लेते हैं, उनको पता है ये जहरीला नहीं है, वो जाके तुमसे पकड़ के उसको बाहर फेंक के आ जाते हैं। और अभी पाकिस्तान में अगर कोई सांप देखेगा तो वो सवाल ही पैदा नहीं बिल्कुल होता कि ऐसा ही सांप के करीब ही जाए। तो बात है कि एक आम, मैं चिड़िया की बात भी कर रहा हूँ, तो वहाँ पर इस तरह देखते हैं कि वो चिड़िया को देख के डर गई कोई, या फिर बिल्ली के बच्चे को देख के डर गई, या छोटे से कुत्ते को देख के डर जाता है पाकिस्तानी, तो वो एग्जैक्टली। कहते हैं क्या है, ऐसा तो हमारे मुल्क में कहीं नहीं होता, हर एक कोई खौफजदा नहीं है जानवरों से, तो यहाँ पर तो हमारा कल्चर जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, हमारा ब्रॉटअप भी डिफरेंट है, उसमें कई चीज़ें ऐसी गलत हो रही हैं जो हम समझते हैं सही हो रही हैं। लेकिन हमें देखिए इस तरह से ब्रॉटअप करना चाहिए बच्चों को कि उनको इस तरह के कॉन्सेप्ट्स ना दिए जाएं जो कि नेगेटिव हों, पॉजिटिव बातें बताई जाए। जो बातें बता रहे हैं, आप किसी चीज़ से मना कर रहे हैं ना, तो उसका मतलब ज़रूर बताएं कि क्यों मैं मना कर रहा हूँ। जी। क्योंकि देखिए, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग और अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग में यही तो फ़र्क होता है। अथॉरिटेटिव ज़रूर असर्टिव होते हैं कि नहीं बच्चा ये काम नहीं करना, आपको मैं मना कर रहा हूँ, ये काम नहीं करेंगे आप, उसकी वजह ये है, ये है, ये है, ये है, इसके नुकसानात ये है, बिल्कुल ये है, ठीक है। तो वो एक्सप्लेन करते हैं जी। और सख्ती भी करते हैं। अथॉरिटेरियन सख्ती करेंगे लेकिन वजह नहीं बताएंगे, उसके बड़े नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। राइट। बच्चा चाहता है समझना, बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है, एग्जैक्टली। और हम जो समझते हैं उनको अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं बच्चों को, उनकी इंटेलिजेंस जो है ना। अब देखिए कई दफ़ा बहुत से मुल्कों में आप देखते हैं जो टैलेंट के शोज़ आते हैं, उसमें यंग बच्चे 8-8 9 साल के बच्चे ऐसे ऐसी चीज़ें करके दिखा देते हैं जो मैं और आप नहीं कर नहीं सकते, कर सकते। इसलिए कि उनको फ्री हैंड दिया गया होगा, उनको अपॉर्चुनिटी दी होगी, उस स्किल को सिखाया होगा, एग्जैक्टली। तभी वो सीखते हैं ना। बिल्कुल। हम अपने बच्चों को सप्रेस क्यों करते हैं? उनको क्यों समझते हैं कि छोटे हैं, उनको छोटा ही रखते हैं? उनको प्रोग्रेस करना या ओपन स्पेस देना ताकि वो डेवलप कर सकें, कुछ करके दिखा सकें। तो हमारे भी कंप्यूटर जीनियस थी, काफ़ी थी जो ओके। है ना, तो बहुत डेफिनेटली इम्पोर्टेंट बात है ये, तो आपने बिल्कुल सही कहा, तो मैं भी इसके हमारे ऊपर बच्चों बात को ऐसा होना चाहिए जो होना चाहिए कि बड़े बड़े क्राउड्स को फेस करते हैं, फेस उनके करते हैं। सामने टैलेंट का डिस्प्ले करना, इतने बड़े बड़े फेमस सेलिब्रिटीज सामने बैठी होती हैं। पाकिस्तान में तो खैर ऐसा कोई सिलसिला नहीं है, लेकिन बाहर जब मैं देखता हूँ तो एक बड़ी कमाल बात है। एक कॉलर है डॉक्टर साहब, उनको जी शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी। सर ये जो आजकल हमारे ये कराची की मतलब कराची के पूरी कराची के अंदर चिकनगुनिया जो है इस वक्त काफी मर्ज फैल गया है, तो लोगों के मतलब काफी जो है ना वो होते हैं कि काफी दिनों से जो लोग बेचारे घरों के अंदर पड़े रहते हैं, उनके टांगों में दर्द होता है, चल भी नहीं सकते, ये बड़ा अमराज हो गया है हमारे बिल्कुल कराची सही के कहा, शहरों के सही लिए। सही। तो इसके लिए क्या इकदाम करना चाहिए सर? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अभी आपको बताते हैं, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, लेकिन मौजू जो है ना वो नफ्सियात के हवाले से, चलें थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। वैसे तो ये जितनी भी वायरल डिजीज़ हैं इनसे तो बचना बहुत मुश्किल है, एहतियात तो ज़रूरी है इस वक्त, लेकिन ये आपकी बात सही है कि इससे जो है वो एहतियात कीजिए।
और डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। और गुजारिश ये करता हूँ, मैं इसके बारे में ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं आपको बताता हूँ कि ख़ुद से कोई भी दवा लेने की कोशिश नहीं करनी, कोई भी तजर्बा नहीं करना, कोई भी टोटका नहीं करना कि दर्द ख़त्म करने के लिए ये चीज़ खा लो, ये चीज़ पी लो, ये ना करें। डॉक्टर है उसको दिखाएं, इसका सबसे पहले तशख़ीस हो जाए कि वाक़तन अगर आपको ये हो गया है तो फिर वो जो आपको दवा तजवीज़ करेगा उसके ऊपर अमल करना है। खुद से बुखार अगर हो रहा है, जिस्म में दर्द हो रहा है, तो कोई पेन किलर, कोई एंटीबायोटिक नहीं इस्तेमाल करनी, ये गलती ना करें। पहले डॉक्टर को दिखाएं, वो आपको जो मशवरा दे उसके ऊपर आपने अमल करना है। डॉक्टर साहब, ये अभी जैसे बात हो रही थी, आपने बताया कि एक फ़ियर है, अभी बहुत सारी शक्लों में पाया जाता है। फिर मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, ख़ास तौर पे लोगों को फेस किस तरह करना है, वो हमारे यहाँ एक ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। अक्सर मैंने बच्चों को देखा है कि वो बड़ों को देख कर या तो छुप जाते हैं या फिर इस तरह के, और वो फिर हैबिट डेवलप होती है बड़े होकर, वो चीज़ फिर हमें नज़र आती है। इसी तरह अगर उसके साथ कोई मसला है तो वो नहीं बता पाता, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपके पास भी यकीनन इस तरह के केसेस आए होंगे कि अगर उनकी माँ बाप अगर उनकी बात सुन लेते तो शायद मामला वहीं पे हल हो जाता, लेकिन वो इतनी फिर क्रॉनिक हो जाती है वो प्रॉब्लम कि फिर वो आगे जाके फिर बड़ी प्रॉब्लम बन के सामने आती है। ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? ये बहुत कॉमन है यहाँ से, क्योंकि बड़ों में जो, मैं टीन एजर्स में और यंग एडल्ट्स में जो प्रॉब्लम देख रहा हूँ उसकी एक वजह यही है कि माँ बाप ने उनकी बातें शायद इतनी नहीं सुनी, उनको इतनी टेंशन नहीं दी, उनकी तरबियत में थोड़ा फ़र्क आ गया। उन्होंने ये अज्यूम कर लिया कि सारी तरबियत या टीचिंग या एजुकेशन स्कूल में हो जाएगी, हमने अच्छे पैसे खर्च कर दिए और अच्छे स्कूल में दाखिल करा दिया। बात यह है कि बच्चे अपना टाइम मांगते हैं, अटेंशन मांगते हैं, और आप चाहे कितने ही थके हुए और काम से वापस आते हैं और बच्चे आपका पूरा दिन इंतज़ार कर रहे होते हैं कि मेरा बाप कब आएगा या माँ कब आके मुझे प्यार करेगी, मेरी बात सुनेगी। उनके दिमाग में बहुत से सवाल चल रहे होते हैं, वो आपकी तरफ देखते हैं, वो उनके सवाल चाहे आपको जितने अजीब व गरीब क्यों ना लगे, क्योंकि वो अपनी एज के हिसाब से, अपने सलाहियतों के हिसाब से पूछ रहे होते हैं सवाल, अपने एक्सपीरियंसेस के हवाले से। तो उसको आप बिल्कुल भी वो नहीं करें कि आप हंसें या उनका मजाक उड़ाएं, उनको ये बात अच्छी नहीं लगती कि हम पे हंसा जा रहा है। पहली बात तो ये है। आप भी अगर आप किसी बात पे हंसे जाए तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कि मुझे क्यों वो कर रहे हैं। उनको एडल्ट ही समझे, बच्चा ना समझे। मैं तो समझता ये हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है। और फिर दूसरी बात ये कि एक और बड़ी एक अजीब सी प्रैक्टिस हमारे यहाँ है कि अगर वो कोई सवाल पूछेगा या तो पहले तो उसको नज़रअंदाज करेंगे और फिर हमने देखा है कि उसके ऊपर जो है वो हंसना शुरू कर देते हैं, उसका बहुत ज़्यादा मजाक बनाया जाता है, अजीब अजीब नामों से बुलाया जाता है। इसका क्या नतीजा निकलता है भी ज़रा इसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि फिर ये बड़े मसाइल जब बनते हैं ना तो फिर हमें समझ में आता है कि ये कोई बहुत बड़ा नफसियाती मसला बन चुका है। जनाब एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, जो सवाल और हैं उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर साहब से। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर साहब यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे बात हो रही थी आपकी सेहत के हवाले से, आपकी जो नफसियाती मामलात हैं इसके हवाले से। और पिछले प्रोग्राम में मुझे याद है कॉलर एक हमारे थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि हमारे यहाँ एक तो जिसके साथ नफसियात के साथ मामला हो जाए या मसला हो जाए उसको हम नफसियाती, उसके लिए एक इस्तिलाह है हमारे यहाँ इस्तेमाल होती है कि ये शख्स नफसियाती है। और बड़ी अजीब बात है, अगर कोई ऐसा है जिसकी क्रिटिकल थिंकिंग बहुत अच्छी है, अगर इस तरह के क्वेश्चन करता है जिसके जवाब वाक़तन तलाश करने की ज़रूरत है, उसके लिए भी नफसियाती इस्तेमाल होता है। बहुत अच्छा अगर कोई सोच रखता है और ख़ामोश रहता है उसको भी नफसियाती कहा जाता है। और गर्ज़ ये कि हमारे यहाँ ये इस्तिलाह सब के लिए इस्तेमाल हो रही है। हर शख्स का मिजाज अलग होता है, उसकी सोच मुख्तलिफ होती है। तो ये बड़ी अजीब बात है कि हम पाकिस्तान में रहने वाले लोग ये सोचते हैं कि अगर जो जिस तरीके से मैं सोचता हूँ, जिस एंगल में मैं सोचता हूँ, शायद वही सही तरीका है और सबको बिल्कुल उसी तरह सोचना चाहिए, और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो नफसियाती है। अब डॉक्टर साहब ये बड़ा अजीब मामला है। अब थोड़ी सी मौजू चेंज हो जाएगा, लेकिन मैंने अक्सर देखा है, मैं जब कहीं जाता हूँ किसी, आजकल तो हर जगह ड्राइंग रूम्स में, ऑफिस में, सब जगह बैठ के बात होती है, जो मेरी आइडियोलॉजी है पॉलिटिकल वो बिल्कुल सही है, मैं जिसको फॉलो कर रहा हूँ वो सबसे सही है, बाकी सारे ही गलत हैं। आपका सोचना अगर आप उसको फॉलो करते हैं या अगर नहीं करते
तो आपको ना दुनिया का पता है ना कुछ पता है। अगर आप उससे सवाल करेंगे, उसके अगर बिलीव्स के हवाले से अगर कोई आप क्वेश्चन करेंगे, तो वो कहेगा जो मैं समझता हूँ वो बिल्कुल सही है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन 98% जो पाकिस्तानी हैं उनके सोचने का तरीका यही है। ऐसी जगह पर फिर क्या किया जाए, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन अब आप बताइए, आपका टेस्ट है। नहीं नहीं, ये आसान टेस्ट है। देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारी थिंकिंग कॉन्क्रीट हो गई, बड़ी ब्लैक एंड वाइट हो गई एज अ कल्चर, एज अ नेशन एक्चुअली। क्योंकि यही चीज़ अगर आप बाहर जाएं किसी भी वेस्टर्न कंट्री में, किसी भी रिलीजन पे आप बात कर लें या फिर पॉलिटिक्स पे बात कर लें, वहाँ एक दूसरे का गिरेबान नहीं पकड़ा जाता। वो ओपनली बात करते हैं, चाहे वो एग्जैक्टली। एक तरफ बायस्ड हों या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करते हों या किसी भी रिलीजन के हों। राइट। अब एक टेबल पे हम बैठे थे, मुझे याद है मेलबर्न में 2003 की बात है, और हम हंस रहे थे इसलिए कि डिनर आया, एक मीटिंग थी, कॉन्फ्रेंस थी, मैं बैठा था और साथ में मेरे साथ और 4-5 साइकाइट्रिस्ट बैठे हुए थे। मेरे लेफ़्ट पे जो है ना वो क्रिश्चियन बैठा था, राइट पे हिंदू बैठा था, सामने जो है ना यहूदी बैठा हुआ था, बल्कि उस जो प्राइवेट हॉस्पिटल का जो ओनर था वो यहूदी था। तो हम हंस रहे थे कि यहाँ तो हम बैठ के साथ में खा रहे हैं और बात कर रहे हैं, क्या पॉसिबल था कि पाकिस्तान में यहूदी, क्रिश्चियन, हिंदू और पाकिस्तानी मिलके खाना खा रहे होते? बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। तो बात टॉलरेंस की है, और टॉलरेंस से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की है। हमारा बहुत सोचने का अंदाज ब्लैक एंड वाइट हो गया, या तो बिल्कुल ब्लैक है या बिल्कुल वाइट वाइट है, है। इसके बीच में कुछ नहीं है। एग्जैक्टली। या तो वो सही है या मैं सही हूँ या फिर दूसरा गलत है, और मैं कुछ सुनना भी नहीं चाहता हूँ उस बारे एग्जैक्टली, में। ये भी बड़ा प्रॉब्लम है, कोई सुनने के लिए तैयार तैयार नहीं। नहीं है। क्यों वो लोग तरक्की करते हैं? वजह यही है ना कि वो सुनते हैं, वो आराम से सुनते हैं, उस बात को सोचते हैं, कंपेयर करते हैं, और फिर चाहे तो वो अपने ही उस फैसले पे कायम रहे कि मैं ठीक हूँ, लेकिन एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी देते हैं दूसरों को अपनी बात करने में। और अगर वो गलत भी हो तो उसे प्यार से, मोहब्बत से कहते हैं हाँ तुम ये सोच रहे हो, तुम भी ठीक होगे अपनी जगह, लेकिन मेरी सोच ये है, दैट्स इट। एग्जैक्टली। किसी और की सोच बदलना हमारा काम नहीं है, नहीं है, यही पहली तो। बात ये है। और किसी को फोर्सफुली चेंज करना और उस पर कहना कि वो गलत है, उस पर इमोशनली बिल्कुल आउट हो जाना या गुस्सा करना, ये भी हमारा काम नहीं है। जज ना मैं हूँ ना वो है, जज एग्जैक्टली। कोई तीसरा है जो ऊपर है, और उसी को जजमेंट लेनी है कि हम में से कौन सही है। पॉलिटिक्स तो बहुत छोटी बात है, रिलीजन एग्जैक्टली। तो यहाँ पे बड़ा मौजू है मेरे ख्याल में। इस पे भी मेरा नहीं ख्याल कि हमें इतना ज़्यादा परेशान हो जाना चाहिए या परेशान कर देना चाहिए दूसरे को। बिल्कुल ठीक है। प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए और ये बड़ा दूसरे मुश्किल है समझना। लेकिन ये एक ये आ जाए हमारी नेशन में ना, तो मैं समझता हूँ हमारी नेशन बहुत ज़्यादा तरक्की कर लेगी। उनमें एग्जैक्टली। टॉलरेंस आ जाएगा, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोगों से ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि जो आप जिए और दूसरों को जीने दें वाली पॉलिसी जो है ना वो बेहतर है। हर इंसान एडल्ट है, उसके अपने डिसीजंस हैं, उनका उसके पास राइट है कि वो क्या सोचना चाहता है, किस तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहता है। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं जिस चीज़ की कमी देखता हूँ, एक तो हमारे पास रेजिलियंस है, ये इस हवाले से तो हम ये कह सकते हैं कि बड़ी बहुत मुश्किल वक्त भी हमने देखे, सब कुछ देखे और देखते हैं। मेरे ख्याल में शायद कोई ऐसी मुल्क होगा जो रोज़ाना की बुनियाद पे क्या कुछ यहाँ पर नहीं फेस करना पड़ता, लेकिन उसके बावजूद भी रेजिलियंस शो कर रहा है, बट एक्सेप्टेंस नहीं है। दूसरा ये कि जो वेरी सॉरी बात आपको बड़ी सख्त लगेगी, अब आपके पास क्योंकि वो चीज़ नहीं है मादा सुनने का और बर्दाश्त करने का, उसकी वजह ये कि हमारे माइंड्स को इस तरह यूज़ किया गया। जैसे अभी बात हो रही है कि वो बार बार एक ही चीज़ कानों में बार बार बताई गई कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, तो हमारे जहन ने एक वक्त आकर इस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि वाक़तन यही है, कि ये जो दूसरा है या दूसरा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का है या पार्टी का है, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा ये हमें बता रहा है, और वो बार बार बताएगा, हर ज़रिए से बताएगा, जो आपको फ़ोन के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, तकरीरों में, इसमें उसमें, तो आपका जहन फिर उस चीज़ को कबूल कर लेगा और उसकी बात आपको लगेगी कि बिल्कुल सच कह रहा है, क्योंकि ये बार बार दोहरा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये बात सच कह रहा होगा। ये इंसानी दिमाग इस तरह काम कर रहा है, और ऐसा नहीं है कि उनको ये पता नहीं है, उन्होंने इन सारी चीज़ों पे वर्क किया है। जो उनको डायरेक्टिव्स दे रहे हैं वो उनको यही बता रहे हैं कि इस चीज़ को बार बार दोहराओ, क्योंकि ये इंसान का दिमाग है। अब इसमें पढ़े लिखे लोग भी इसका शिकार हो सकते हैं या हो गए हैं, तो आप सोचें कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं
वो क्यों इन बातों का शिकार नहीं होंगे? बार बार इतने तवातुर के साथ एक ही बात को दोहराया जाएगा कि वो चोर है, वो डाकू है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, तो आप फिर क्या होगा? नतीजा ये निकलेगा कि आप बच्चों को देखें, अभी बड़ा अच्छा वक्त है, अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, बच्चों को देखें, वो पत्थर उठा के गाड़ियों के पीछे भाग रहे हैं। ये क्या है? ये उनके दिमागों को इस्तेमाल किया गया है और उनको बात ये समझ में आई, ये समझा दी गई कि यही तरीका है, ये सारे लोग जो हैं ये बदकिरदार हैं, ऐसे हैं, चोर हैं, ना जाने क्या कुछ हैं, पत्थर उठाओ, इनकी गाड़ियों के पीछे भागो। और उससे हो क्या रहा है? देखें, उससे हो ये रहा है कि पूरी दुनिया में जब हम जाते हैं ना, जब अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो कहते हैं कि आपके लोग वो हैं जो यहाँ पर भीख मांगते हैं, सियासी मुखालफिन की गाड़ियों पर पत्थर भी मारते हैं, उनके खिलाफ नारे भी लगाते हैं, या सबकी ज़िंदगी इन्होंने जो है वो बर्बाद करके रख दी है। हमारे यहाँ भी मुल्क में सियासत होती है, सब कुछ होती है, लेकिन ये नहीं होता। अभी मैं देख रहा था एक लीडर बस में जा रहे थे, वो पीछे एक शख्स उनके लग गया, उनको थ्रेट कर रहा है कि जी मैं आपको जान से मार दूंगा, ये कर दूंगा, और गालियाँ निकाल रहा है। ये रोज़ाना वाक़यात हो रहे हैं। ये वही कुछ हुआ है, ये वही उसी ट्रेनिंग का नतीजा है जो आपको बार बार आपको बताया गया, आपके जहन का इस्तेमाल किया गया, आपको एक्सप्लॉइट किया गया, और नतीजा ये निकल रहा है अपने मफादात को हासिल करने के लिए ज़रिया आपको या आपके बच्चों को बनाया जा रहा है। तो ये तरीका कार जब होगा तो नतीजा फिर ये निकलेगा। पूरी दुनिया में देखें, अभी इंतखाबात हुए अमेरिका के अंदर, जिसकी हम बार बार मिसालें देते हैं, बड़े बयानात दिए गए, सब कुछ हुआ, लेकिन जैसे ही रिज़ल्ट अनाउंस हुआ उसके बाद सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई। वो एक दूसरे के खिलाफ जो बयानात दे रहे थे, कल वो बैठे साथ कॉफ़ी पी रहे थे, हाथ मिला रहे थे, फ़ोटो सेशन हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, उन्होंने अपनी पॉलिसी अनाउंस कर दी। हारने वाले ने कोई किसी तस्करा नहीं किया कि जी ऐसा हुआ, फ़ौरन फलाना उसने हमारे साथ फ्रॉड कर दिया, उसने चीटिंग कर दी। एक तो दिमाग माइंडसेट बना ही ऐसा है कि अगर हमारी हार हो जाएगी तो बिल्कुल हम सबसे पहले ये चीज़ इस्टेब्लिश करेंगे कि हमारे साथ यकीनन धांधली की गई है, हमारे साथ धोखा किया गया है, वरना तो हम हारने वाले हैं ही नहीं। हम तो बने ही ऐसे, अल्लाह ने हमें बनाया ही ऐसा है कि जब भी हम जिस उसमें जाएंगे मुकाबले में, सिर्फ हमने जीतना ही है, और फिर नतीजा ही निकलता है जो कुछ आपके सामने हो रहा है। एक माइंडसेट भी एक हमारा बना दिया गया है, गाने भी बनाए गए। मैं तो उस वक्त भी बड़ा सख्त एतराज़ करता था। एक बड़े मशहूर सिंगर थे, उन्होंने गाना बनाया, हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे। तो मैं उस वक्त सोचने पे मजबूर होता था कि किस किस्म की बात है, कि क्या ये हम लिखवा कर लाएँ आसमान से कि हम पाकिस्तानी हैं, हम जीतेंगे, जबकि हकीकत क्या है? आप दुनिया के किसी स्पोर्ट्स में देख लें, आपका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। आप जहाँ जाते हैं बड़े इवेंट के अंदर, आप हार जाते हैं, पहले तो आपकी पार्टिसिपेशन नहीं है, बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन माइंडसेट आपका क्या बनाया गया? हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे। तो ये जब इस तरह के मामला, तो डॉक्टर साहब फिर तो नेशन को समझाना पड़ा। मेरी बातें बहुत सारे लोगों को इतनी बुरी लगती हैं, क्योंकि मैं सारी बातें उनको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो कुछ आप कर रहे हैं ज़रा उसके बारे में सोचिए। अब ऐसी जब जगह हो, ऐसे लोग हो, फिर क्या किया जाए? अच्छा लें, ये भी एक सवाल आपसे रखें। देखिए, जीतने से पहले के बहुत सारे प्रोसेसेस होते क्या हैं। अच्छी बात आपने ठीक है कही है। ना? अगर आप उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे तो जीतना तो आउटकम है। आउटकम और है। पहली बात ये, तो आपने अगर अच्छी कोशिश नहीं की, आपकी नीयत क्या है, और उसको फुल आपने लेवल पे आके आपने कोशिश की, फिर आप जीतें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बनता है आपका जीतना। लेकिन हारें तब भी आपको डिग्निटी के साथ हारना है। इसकी वजह ये कि जीतना सिर्फ एक का काम है और दूसरों ने भी कोशिश की होगी। जी। तो ये समझना ज़रूरी है कि जीत हार इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। एग्जैक्टली। हर एक नहीं जीत सकता। तो अगर आप हारते हैं तब भी आपको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि, और ये मानना चाहिए कि आपकी टीम ने जो कुछ है ज़रूर अच्छी कोशिश की होगी। लेकिन अगर हाँ आपको कुछ गलतियां नज़र आती हैं, जैसे टीम वर्क सही नहीं था, एक देखिए, क्रिटिकल अप्रेजल जो है ना, चाहे वो किसी भी हवाले से हो, अच्छा होना ज़रूरी होता है, इसलिए कि उसके आउटकम्स फिर बेहतर आते हैं। आप समझते हैं कि हाँ ये गलतियाँ हुई हैं जिसकी वजह से हम हारे हैं, और उसको बेहतर बनाना हमारा फ़र्ज़ होना चाहिए बिल्कुल ठीक कि है। नेक्स्ट टाइम वो गलतियाँ ना हो। लेकिन अगर जो कोशिश पूरी है और फिर भी अनजाने कोई गलतियाँ हो गई, तो उसे इग्नोर करना चाहिए। कि मुझे पता है किसी ने कैच ड्रॉप कर दिया किसी मैच में, और फिर उस पर ही सारा कुछ डाल दिया। कैच ड्रॉप हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, उसने ज़रूर कोशिश की होगी। हाँ, कि ओवरऑल फील्डिंग अच्छी है। मैं वैसे क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, जी। लेकिन जनरली इट अप्लाइज टू एनी स्पोर्ट्स। तो आपने बस अच्छी कोशिश की, अच्छी नीयत थी, आपने प्रॉपर हर चीज़ कर ली जो आपको करनी चाहिए थी। दैट्स ऑल विच मैटर्स, जीत और हार नहीं। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं चलें स्पोर्ट्स पे बात हो रही है ना, अभी कुछ साल पहले मैंने देखा जो बड़ी टीम थी ना, एक टीम इंग्लैंड की थी,
तो उधर जो उन्होंने अपना स्किल सेट देखा वो पूरा था, सब कुछ पूरा था, एफर्ट भी थी, सब कुछ थी। उनके यहाँ होता है एनालिसिस। उन्होंने जब एनालिसिस किया तो उन्होंने कहा कि हर चीज़ हमारे पास है, हमारा डोमेस्टिक भी मजबूत है, सब कुछ है, हमारी प्रोडक्ट भी सही तैयार हो रही है, बट प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? तो पता ये चला कि वहाँ पर उनके साथ साइकोलॉजिकल इश्यूज थे। वो कॉन्फिडेंस वो नहीं उनको मिल पा रहा था जो एक टीम को होना चाहिए था। इंडिविजुअली स्ट्रांग थे बट एज अ टीम काम नहीं कर रहे, तो उन्होंने एक साइकियाट्रिस्ट को हायर किया। हमारे यहाँ भी वो प्रैक्टिस की गई, लेकिन उसका क्या नतीजा निकला, वो कौन थे, किनको हायर, वो भी करप्शन की नज़र हो गया, जैसे हर चीज़ हो जाती है। चलिए, उन्होंने इस चीज़ को डायग्नोस किया और उसके बाद जब उसके ऊपर उन्होंने वर्क किया, उस साइकियाट्रिस्ट ने उनके साथ काम किया, इंडिविजुअली उनके इंटरव्यूज़ किए, तो उसको पता चला कि जी प्रॉब्लम ये है कि ये अभी तक इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पा रहा है कि इट्स अ टीम गेम और एक जॉइंट एफर्ट के साथ हम एक नतीजा हासिल कर सकेंगे। ये इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर तो बहुत अच्छे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, बट इनको इस एफर्ट को एक जॉइंट एफर्ट बनाना होगा, तब जाके इसका पॉजिटिव आउटकम आएगा। और आप यकीन करें, उन्होंने एक वीक उसके ऊपर काम किया और उसके बाद उन्होंने बड़ी बड़ी सीरीज़ और बड़े बड़े जो ओपोनेंट्स उनको हरा भी दिया। हमारे यहाँ क्या हुआ वो नहीं पता। हमारे यहाँ हुआ ये कि बाहर से बुलाया गया, उसने आके काम किया, 2 हफ्ते के बाद पता ये चला जी वो अंग्रेज़ी में बात कर रहा था, इनको उर्दू सही नहीं आती, तो अंग्रेज़ी क्या समझेंगे, तो वो सारी प्रैक्टिस उसमें हवा हो गई। अब बताइए क्या करें, इतनी इम्पोर्टेंस है। इसी तरह बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने देखा, नाम नहीं लेता, बड़ी बड़ी कंपनीज का, उन्होंने साइकियाट्रिस्ट को हायर किया, एक सेशन किया, वो बजाय आजकल हमारे यहाँ एक नई प्रैक्टिस है, मोटिवेशनल एक स्पीकर को बुला देते हैं। ओके, कॉलर आ गए डॉक्टर साहब, मैं अपने सवाल को छोटा कर लेता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कराची से खालिद बात कर रहा हूँ। जी जी खालिद, ऑफिस से। वालेकुम अस्सलाम खालिद भाई, क्या पूछना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आजकल रहमत ये देनी भी आपको कि माशाल्लाह, एक तो आपका प्रोग्राम बहुत बेहतर चल रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत रात को शुक्रिया। नींद के इशूज आ जाते हैं, पता ओह नहीं। यस यस यस। यानी दिन भर की जो मामला होते हैं ना, जी जी, और पुराने मामला दिन भर सही के, कह और ये पुराने मामला ना सोच सोच के ना नींद के इशूज बहुत आते हैं। रात बहुत देर तक के बाद नींद आती है। बिल्कुल ठीक है। तो बिल्कुल अगर ये ठीक है। डॉक्टर साहब से माशाल्लाह ये अपने काम में बड़ी महारत रखते हैं, जी, तो इससे जरा मामला पता करें कि क्या वाह करना जी वाह। चाहिए। क्या क्या कहने हैं। गालिब कहता है मौत का दिन मुय्यन है, नींद रात भर क्यों नहीं आती। ये नींद का मसला है, इस सब का मसला है। जिस शख्स से भी वो पूछता हूँ, मैं अक्सर मैं सवाल करता हूँ तो वो कहते हैं हम तो जल्दी चले जाते हैं बेड पे रात को 3 बजे, लेकिन उसके बाद भी नींद नहीं आती। आप क्या कहेंगे? नहीं है तो आई थिंक एपिडेमिक उस पर बढ़ता जा रहा है और बहुत कॉमन मसला बन गया है कराची में ख़ास तौर पे, और बाकी मुल्क शहरों में भी। लेकिन मसला ये है ना कि ओवर थिंकिंग हमारी बहुत बढ़ रही है, हमारी डिप्रेशन एंजाइटी बहुत बढ़ रहा है, और बहुत सी नफ्सियात के मसले हैं जो बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरा ये कि हमारी इनसिक्योरिटीज़ जिस पे बात हो रही थी वो भी बढ़ रही हैं। तो दिन का वक्त तो आप काम में गुजार लेते हैं और बिज़ी रहते हैं, और आपकी सोचें जो है ना प्रॉब्लम्स की तरफ इतनी नहीं जाती जितनी जा सकती हैं, क्योंकि आप एक काम से दूसरे काम और तीसरे काम, ड्राइविंग, और फिर घर आना, खाना पीना, लोगों से मिलना। जब आप लेटते हैं और ये आपका अपना टाइम होता है जब आप ट्राई कर रहे हैं सोने की, तो वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में आना शुरू हो जाती हैं, और आपकी सोचें जो है ना पास्ट में जाती हैं या फ्यूचर में जाती हैं, आप प्रेजेंट में नहीं रहते। और वो जो थिंकिंग है होपलेसनेस की हो, चाहे फ्यूचर में कि आगे क्या होने वाला है, नेगेटिव थॉट्स आ जाती हैं, कभी कुछ गिल्ट आ जाता है पास्ट के हवाले से, कुछ एप्रीहेंशंस या परेशानी की सोचें आ जाती हैं फ्यूचर के बारे में, बिल्स हैं, ये हैं, वो हैं, क्या करूँगा, कल काम पे क्या करूँगा, आगे जॉब रहेगी नहीं रहेगी, रिलेशनशिप के हवाले से कोई मसले चल रहे हों, झगड़े चल रहे हों, बच्चों के हवाले से परेशानी आ जाती है, सो ऑन। परेशानियों की कोई कमी नहीं आजकल। तो और कभी कभी फिर हम जब बीमारियों की तरफ जाते हैं ना नफ्सियात की, तो फिर छोटी छोटी परेशानियाँ बड़ी बड़ी भी लगने लगती हैं, तो वो फिर आपको मज़ीद तंग करती हैं। तो सबसे पहले तो जो कॉलर है उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो एवेल्यूएशन इज़ मस्ट, क्योंकि बहुत से कॉजेज़ हो सकते हैं नींद ना आने के। ये इसी तरह है जैसे किसी को बुखार है, आपने कहा मुझे बुखार है, अब मैं क्या करूं डॉक्टर साहब। मैं ये नहीं कहूँगा फ़ोन पे कि भाई आप पैरासीटामोल ले लें आपका बुखार उतर जाएगा। मैं कहूँगा आप पहले तो डॉक्टर को दिखाएं, कुछ ब्लड टेस्ट कराएं, एवेल्यूएशन होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, पता चलेगा ये बुखार की वजह क्या है, कोई इन्फेक्शन है, कोई इन्फ्लेमेशन है, कोई और ऑर्गन में कोई मसला हो रहा है, क्या पता बुखार की कोई छोटी वजह हो या बड़ी वजह हो। यहाँ नफ्सियात में भी यही है। अच्छा, नफ्सियाती बीमारी जब हम कह देते हैं ना, तो इसी तरह जैसे कोई जिस्मानी बीमारी है, तो जिस्मानी बीमारी में अंगूठे में
दर्द है वो भी जिस्मानी बीमारी है, और अगर कोई कैंसर या हार्ट अटैक या फिर बहुत बड़ा मसला फालिज का होता है वो भी एक जिस्मानी बीमारी है। तो नफ्सियात की बीमारियों में भी यही कि बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम जो है ना वो भी नफ्सियाती बीमारियों में शुमार होते हैं। कभी आप किसी को कह देना आपको नफ्सियाती प्रॉब्लम है तो वो कहेगा हैं मैं तो नफ्सियाती नहीं हूँ, आपने क्या कह दिया डॉक्टर साहब। सही। तो मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि नफ्सियाती होने का मतलब नहीं कि आप पागलपन ही सिर्फ एक वो टर्म है जिसको आप समझे कि ये होना है तो नफ्सियाती होना है। बिल्कुल सही। तो कॉलर को चाहिए कि किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट साइकाट्रिस्ट को दिखाएं, एवेल्यूएट करें, क्योंकि एक छोटे प्रॉब्लम मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा, उनको लग रहा होगा छोटा है कि चलो नींद का मसला है शायद ठीक हो जाए, लेकिन इस मसले से बड़े बड़े प्रॉब्लम्स बन जाते हैं एग्जैक्टली। और फिर मज़ीद परेशानियाँ, एनजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइड रिस्क एंड साइकोसिस तक ये सारा कुछ हो सकता है। तो जितनी जल्दी हो उतना दिखाया जाए। हो सकता है साइकोथेरेपी से मसला हल हो जाए, हो सकता है कुछ हल्की फुल्की थोड़े अर्से दवाई लेने से मसला हल हो जाए, लेकिन ये कि एटलीस्ट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। और खालिद भाई एक चीज़ से मैं यहाँ पे आपसे ज़रा गुजारिश करूँगा, यह सबसे जो ये सुन रहे हैं, अगर आपके साथ भी इस तरह का प्रॉब्लम है तो बजाय इसके कि आप खुद से कोई एंटी डिप्रेसेंट लेना शुरू कर दें या कोई ऐसी स्लीपिंग पिल लेना शुरू कर दें, ये कभी भी मत कीजिए, क्योंकि ये वो उस पर बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, इंस्ट्रक्शन बहुत सारी हम नहीं पढ़ सकेंगे, उसको नहीं आप जान सकेंगे कि उस पर क्या लिखा होता है। उस पर ये लिखा होता है कि बहुत हाईली एडिक्टिव है, इतनी ज़्यादा इसको वो है कि अगर आप इसको एक से दो दफ़ा इस्तेमाल करेंगे तो शायद आप इसके ऊपर ही फिर इन्हिसार करना शुरू कर देंगे या इसके बगैर फिर बात नहीं बनेगी। तो बेहतर ये है, जैसे भी डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई, कि पहले आपको अगर बुखार हो रहा है, मिसाल दे के समझा रहा हूँ, तो उसकी पहले वजह जानने की कोशिश करें और वो डॉक्टर ही उसका अंदाज़ा लगा सकता है। ये खुद से जो तजर्बे किए जाते हैं ख़ासतौर पर इन मामलों के अंदर के जी आज नहीं आ रही या 2-3 दिन से नहीं आ रही, तो कोई भी हमने कोई मेडिसिन ले ली है, अभी मेलेटोनिन और इस तरह की मेडिसिन बड़ी आम पे मिल रहे हैं, उसकी भी अब तो सप्लीमेंट्स के तौर पर जो वो बन गई हैं मेडिसिन, वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं कि नींद इससे अच्छी आ जाएगी। तो सबसे पहली जो चीज़ है जिसको डॉक्टर साहब और मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में बार बार दोहराते हैं कि अपना लाइफस्टाइल सही कीजिए। आप ज़रा अपने पूरा दिन बैठ के सोचें कि आपने सारा दिन में क्या किया है, कौन सा प्रोडक्टिव काम है, ज़रा उसके बारे में सोचें और उसके बाद फिर अपने आप को लिमिट करें। ख़ास तौर पे ये जो एक एक्सरसाइज है डॉक्टर साहब की, सुबह उठने के बाद भी सेलफोन यूज़ करना और रात को सोने से पहले भी यूज़ करना, और आप यकीन करें कि उसमें टाइम ऐसे जाता है पता नहीं चलता कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप कहाँ होते हैं। आपका 1 घंटा 2 घंटा इतनी तेज़ी से ख़त्म हो जाता है। इसके बारे में क्या कहेंगे लास्टली डॉक्टर साहब, ये भी ज़रा बता दें, ज़रा रिपीट करना ज़रूरी होता है। बिल्कुल नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि तो लाइफस्टाइल, आप फिर देर से सो रहे हैं, देर से उठ रहे हैं, विटामिन डी डेफिशिएंसीज हैं, फिर स्क्रीन टाइम बहुत बड़ा इशू है क्योंकि आपने इतना ज़्यादा आवर्स अपने स्क्रीन को दे दिए। तो एक तो ये कि स्क्रीन की जो लाइट ही है जो आपकी आंखों से गुजरती हुई दिमाग तक जाती है, वो एक तो गलत इमेज और इम्प्रेशन देती है दिमाग को कि इस वक्त दिन है, और मेलेटोनिन लेवल्स आउट हो जाते हैं, आपकी नींद वैसे ही डिस्टर्ब हो जाती है, आपका माइंड ओवर एक्टिव हो जाता है। जब ओवर एक्टिव माइंड होता है तो फिर अलग अलग, और फिर आप करते हैं कि देर तक एक उस पर नहीं रहते, चेंज करते रहते हैं, कभी टिकटॉक है या कुछ है, तो फिर बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स इसके आते हैं नेगेटिव। ठीक है, तो बी केयरफुल ऑफ स्क्रीन टाइम। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू, हमें बहुत कुछ समझने का मौका मिलता है। डॉक्टर साहब से बात करते हैं, सवालात करते हैं, और ये वो सारे सवालात हैं जो आपकी तरफ से भेजे जा रहे हैं, और इंशाल्लाह इस सिलसिला में आगे भी जारी रखूँगा और आपके सवालात को प्रोग्राम में शामिल करता रहूँगा। अब जनाब आपसे इजाज़त लेनी होगी, अपना बहुत ख्याल रखिए। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह के बाद।